अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिकल ऑर्बिटल quantum mechanics, orbital are that circular path of electron whose probability of finding the electron is maximum. ऑर्बिटल वो आपके पास जगह होती है जहाँ पे probability of finding the electron आपके पास maximum होती है. When two atoms come nearer due to the effective nuclear charge, जब दो एटम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं अपने चार्ज की वजह से, द चार्ज डेंसिटी ऑफ बोथ द एटम्स ओवरलैप, तो उनकी जो चार्ज डेंसिटीज़ होती हैं वो ओवरलैप कर जाती हैं. स्पेशली डेट द बैलेंस शेल दे ओवरलैप इन थ्री डिफरेंट मैनर. तो बैलेंस शेल जो है वो आपके पास थ्री डिफरेंट मैनर में एक दूसरे से ओवरलैप करता है. सबसे पहले आपको ज़रा ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के राउंड अबाउट आपने जो अभी तक पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि इस तरफ से शेल होता है, उस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूशन परफॉर्म कर रहा होता है. बट ऐसा है नहीं. सर्कुलर पाथ में वो रेवोल्यूशन परफॉर्म नहीं कर रहा. जैसे कि ये यूनिवर्स का रूल है. जिस तरह से आपके पास अर्थ होती है, ये अर्थ आपके पास सर्कुलर पाथ में तो रोटेट कर रही है सन के राउंड, तो 365 डेज़ में ये अपना वन कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरा कर लेती है. लेकिन इसका एक और मोशन भी है, वो है इसका स्पिनिंग मोशन. सो ये स्पिनिंग मोशन भी करती है, और ये स्पिनिंग मोशन जब करती है तो ये स्पीड इसकी काफ़ी तेज़ होती है. तो ये मे बी ये जो है वो इसका स्पिनिंग मोशन भी जो है थोड़ा कुछ इस टाइप से होता है कि इसके एक्सिस के अराउंड होता है और ये क्रॉस में होता है. सो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भी जब रिवॉल्व कर रहा होता है, रिवोल्यूशन के साथ स्पिनिंग मोशन भी कर रहा होता है, और स्पिनिंग मोशन के साथ एक और काम भी करता है कि वो जो है वो डिफरेंट लूप्स के अंदर होके इस तरह से वेव्स बनाता हुआ चलता है. सो अगर मैं इस फिगर को क्लियरली बनाऊँ, सो ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस के राउंड अबाउट जो है आपके पास सर्कुलर पाथ है, और इस सर्कुलर पाथ में हम कहें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे वेव बनाता हुआ चल रहा है. सो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी यहाँ पे है, कभी जो है वो यहाँ आ गया, कभी यहाँ आ गया. सो ये पूरा एरिया इसने बाउंड किया हुआ है, यानी कि इतनी एरियाज जो है वो इसने बाउंड किया हुआ है. इतने एरिया में इतना सर्कुलर पाथ एक शेल ने, एक ऑर्बिट ने अपने पास बाउंड किया. सो ये एक चार्ज डेंसिटी कहलाती है. यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है. तो क्वांटम मैकेनिक्स हमें ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह पे फिक्स नहीं है, वो कभी यहाँ है कभी यहाँ है, वो वेव बनाता हुआ चल रहा है. और यहाँ पे अगर आप उसकी बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो ये बात नहीं कहेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है. आप ये कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इतनी है कि इतने % चांस है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है, 2% चांस है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है. यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो 0% चार्ज है कि इस शेल से बाहर नहीं हो सकता. ठीक है, इस शेल की बाउंड्री पर हो सकता है तो प्रोबेबिलिटी कम होगी. शेल के सेंटर में हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी. यहाँ हो सकता है, प्रोबेबिलिटी कम होगी. बिल्कुल सेंटर में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी. सो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास कहाँ पे है, वो उसकी फाइंडिंग दी प्रॉपर्टी हम फाइंड करते हैं, और ये जो पूरा एरिया है चार्ज डेंसिटी कहलाता है. सो इसके बाद आपके पास व्हेन व्हेन वन चार्ज इज़ नोड्स, कि ये इस तरह से जो है वो अगर कंबाइन हो, व्हेन ऑन चार्ज इज नोड, के चार्जेस जो है वो इस तरह अपने नोड्स जो है वो यहाँ पे एक दूसरे से मिला लें. कि अगर ये है, मैं जैसे ये वेव बनाता हूँ, सो ये वेव दूसरी वेव आके ऐसे इसके अंदर इंटरफियर कर जाए और ये दोनों आपस में टच में हो. तो ये एक शेप बनाया हुआ है कि ये न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन इस तरह से जो है वो अपने सिर्फ एक दो लूप्स हमने यूज़ किए हैं. सो दूसरा जो वाला लूप इसके साथ आता है और यहाँ पे इस तरह से कम ज्वाइनिंग कर लेता है, जस्ट टच में रहता है. तो ये एक तरीका है कि चार्ज डेंसिटीज आपस में ओवरलैप करती हैं, और ये जब ओवरलैप करती हैं यानी कि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. इसके न्यूक्लियस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयरिंग करेंगे. सो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा. पहले वाला जो आपके पास लूप है, इसको हमने क्या 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 नाम दिया है, फाई ए स्क्वायर का नाम दिया है. ये फाई ए स्क्वायर क्या है, ये फाई इसका वेव फंक्शन है. फाई इसका वेव फंक्शन है, और फाई ए स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी के बराबर होता है कि इतनी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे इस एरिया में जो लूप बने हुए हैं इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, और ये इसकी प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. और इस तरह से अगर वो टच हों तो ये कहलाता है आपके पास एक मेथड मैन ऑन चार्ज इन नोड्स.
फाई ए बी आपके पास कंबाइंड प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन बोथ द एटम्स। फाई ये आपने साई से इसको नोट किया हमने इसको, और इसको फाई ए से और इसको फाई बी से। फाई ए बी इज़ गिवन एज, इसको हम कुछ इस तरह जो है वो जो इसकी वैल्यू देंगे वो इस तरह देंगे कि दोनों का सम का स्क्वायर, एंड जब इसका फार्मूला खोलेंगे वो ये आ जाएगा। और वेयर 2 फाई ए फाई बी इज इक्वल्स टू एस, और ये जो आपके पास ये एस का फैक्टर ये कहलाता है चार्ज डेंसिटी इन बिटवीन द टू न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस के दरमियान की चार्ज डेंसिटी। एस ओवरलैपिंग कांस्टेंट है, जहाँ पे वो जो ओवरलैपिंग हो रही थी इस तरह करके, तो उस ओवरलैपिंग की जगह का जो है कांस्टेंट है कि वहाँ पे आपके पास चार्ज की डेंसिटी क्या है। नोड आर मिसमैच, नोड अगर मिसमैच हो जाए इस तरह करके, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। तो ये अगर इस तरह से हो कि एक नोड दूसरे के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, सो यहाँ पे आपके पास जो प्रोबेबिलिटी जो है वो बोथ की जब निकालते हैं सो डिफरेंस आती है। सो फाई ए माइनस फाई बी करेंगे, और यहाँ पे ये ओवरलैपिंग कांस्टेंट जो है नेगेटिव में आता है। एक है आपके पास नोड आर जस्ट इन टच, ये जस्ट टच में है, बिल्कुल भी बस नियर आए में, और यहाँ पे एस की वैल्यू ज़ीरो होती है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन द बॉन्डिंग एरिया जो है वो आपके पास ज़ीरो है, तो इसलिए वो वाला फैक्टर ज़ीरो हो गया। सो एस आपके पास ज़ीरो है, तो फाई ए स्क्वायर प्लस फाई बी स्क्वायर, ये जस्ट आपके पास सिंपली जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द इलेक्ट्रॉन्स में। व्हेन नोडल प्लेन ऑफ द चार्ज क्लाउड ऑफ बोथ द एटम्स इन वैलेंस शेल ओवरलैप ईच अदर, इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव ओवरलैपिंग। नोडल फर्स्ट वाली होती है पॉजिटिव, इट प्रोड्यूस अ न्यू मल्टी क्रिएटेड ऑर्बिटल फ्रॉम टू अनसर्टेन ऑर्बिटल कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इससे आपके पास एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। और उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आप इस तरह शो करेंगे कि अगर ये एक ए है, ये बी है, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो जो बना है ये मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा, और इसकी एनर्जी जो है लो होगी। और ये एनर्जी डायग्राम है हमारे पास कि एनर्जी जो है वो इस तरह से ओवरलैप करती हैं। नो ओवरलैपिंग टेक प्लेस, जब ओवरलैपिंग टेक प्लेस ना हो तो उस केस में नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और उसकी शेप आपके पास ये बनी हुई है, और एनर्जी डायग्राम कुछ इस टाइप से। दे फॉर्म नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। LCAO मेथड, LCAO के हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो आगे हम यूज़ करेंगे, और स्प्लिटिंग देखेंगे ऑर्बिटल्स की। लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल का जो लीनियरली जो कंबाइन होते हैं उसके कुछ रूल्स हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल का कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दे हैव द फॉलोइंग रूल्स। All the orbitals in the valence shell have to convert into molecular orbital, bonding, anti-bonding and non-bonding. सो एक आपके पास बॉन्डिंग बनता है, एक एंटी बॉन्डिंग बनता है, और एक नॉन बॉन्डिंग बनता है। थर्ड वाला जो था वो नॉन बॉन्डिंग था, और सेकंड वाला जो है वो एंटी बॉन्डिंग था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिट जो है वो क्रिएट करने के लिए कुछ रूल्स हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल शुड बी कंपेरेबल एनर्जी, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो एनर्जी जो है वो कंपेरेबल होनी चाहिए। जैसे कि एस जो है वो एस के साथ करेगा, और वाई जो है वाई के साथ, पी एक्स के साथ, पी वाई के साथ, पी जेड के साथ। सो एनर्जी जो है कंपेरेबल हुए। एटॉमिक ऑर्बिटल शुड कंबाइन ऑन द सेम एक्सिस, एटॉमिक ऑर्बिटल जो है सेम एक्सिस पे कंबाइन होते हैं। एक्स एक्सिस वाला एक्स एक्सिस के साथ होगा, वाई वाला वाई के साथ। एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव सेम सिमेट्री, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उनकी सिमेट्री सेम होती है। दे हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग, दिस इज कॉल्ड लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मॉडल। ये आपके पास लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मॉडल कहलाता है। एनर्जी लेवल डायग्राम और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल डायग्राम देखते हैं। सो ये आपके पास होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल फर्स्ट पीरियड, लेट एग्जाम्पल ऑफ H2 मॉलिक्यूल, टेक HAHB को अगर आप लें, तो इसके लिए अगर हम डायग्राम बनाना चाहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना चाहते हैं, तो वो किस तरह बनाएंगे कि नीचे आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, ऊपर आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आप शो करेंगे सिग्मा से, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शो करेंगे सिग्मा स्टार से। ये आपके पास एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल की बात हो रही है क्योंकि
हाइड्रोजन के अंदर जस्ट एस ऑर्बिटल होता है और एस ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हुई है। ये एस ऑर्बिटल दो पार्ट में स्प्लिट हो गया है। अच्छा, एनर्जी आपके पास फाई ए माइनस फाई बी का स्क्वायर है हायर एनर्जी, और लोअर एनर्जी है फाई ए प्लस फाई बी का स्क्वायर, ये लोअर एनर्जी कहलाएगी। लोअर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी जो है नीचे दी हुई है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ऊपर दी हुई है। ये आपके पास फाई ए है और ये आपके पास फाई बी है, और इन दोनों की कंबाइंड एनर्जी कम्बिनेशन यहाँ पे है। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के पास, दोनों इलेक्ट्रॉन एक इसका और एक इसका, एक इधर आया और एक इधर आया। सो दोनों मिलके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को में आ गए। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पहले फिल होता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाद में फिल होता है, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है और उसकी एनर्जी हाई होती है। सो इलेक्ट्रॉन हमेशा ये चाहता है कि वो लोअर एनर्जी पर रहे। सो इस तरीके से आपके पास ये देखा कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनाता है, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कैसे जाता है और एंटी बॉन्डिंग में कैसे जाता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के पास से आया और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे हाइड्रोजन के पास से आया। सो ये जो आपके पास पेयर कहलाता है, जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर बना है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, इसको हम कहेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अगर ये पेयर नहीं होता, ये एक ही के पास आता, तो एक ही के पास से दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाते, तो ये होता लोन पेयर। C1 is the coefficient of HA, C2 is the coefficient of HB. C1 is equals to C2, 1 over 2 is equals to 1 over 2. Both electrons, one from HA and one from HB, are in bonding molecular orbital. C1 आपके पास कोफिशिएंट है HA का और C2 आपके पास कोफिशिएंट है HB का। दोनों कोफिशिएंट यहाँ पे इक्वल हैं कि दोनों तरफ से जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो एक एक आए हैं। सो ये वही कोफिशिएंट हैं, जब आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे वहाँ पे वेव फंक्शन क्रिएट करेंगे तो उसके एक कोफिशिएंट है एक्चुअली। बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड ऑर्डर। स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर पर डिपेंड करती है, और स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज टू बॉन्ड ऑर्डर के बराबर है। बॉन्ड ऑर्डर बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। सो जितने आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है वो नीचे रखेंगे, फिर माइनस करेंगे उसमें से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, तो आपके पास उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। अगर ऊपर वाले केस के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाए तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, 0 इलेक्ट्रॉन था एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, डिवाइड बाय 2 था, और इसका आंसर आ जाएगा 1। सो ये आपके पास इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 1 आ गया। इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिक्रीज स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंक्रीज स्टेबिलिटी। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है तो उसकी उस एलिमेंट की, उस मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज रहती है, कम होता है, कम स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है। और अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, सो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। यानी कि हमेशा एक मॉलिक्यूल चाहता है कि वो कम एनर्जी पर रहे, ज़्यादा एनर्जी का उसके ऊपर स्ट्रेस ना हो। ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन हैव 1 पेयर, हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास जो है वो एक पेयर जा सकता है। बॉन्ड पेयर क्या होता है, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज़ बॉन्ड पेयर इफ़ दे आर ऑफ बोथ ए एंड बी। अगर जो है वो बोथ ए एंड बी से आया है तो उसको बॉन्डिंग, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। और अगर वो एक ही एलिमेंट जो है दोनों इलेक्ट्रॉन दे दे तो वो आपके पास लोन पेयर कहलाता है। फॉर H2 नेगेटिव एंड H2 पॉजिटिव, H2 नेगेटिव के लिए अगर आप देखें तो H2 नेगेटिव के पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन उसने लिया हुआ है, यानी कि उसके पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो एक आपके पास जो है वो HA में है और एक HB में है, इसको आपने ऐसे कह दिया, ऐसे SB ऑर्बिटल। सो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर जा सकता है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है। सो बाकी जो तीसरा इलेक्ट्रॉन बचेगा वो आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें, तो इसका ऊपर वाले का बॉन्ड ऑर्डर निकाला H2 का, तो वो 1 आया, जो मैंने आपको निकाल के भी दिखाया था। बॉन्ड ऑर्डर अगर आप इसका निकालेंगे H2 माइनस का,
तो ये आएगा 2-1 0.5। बॉन्ड ऑर्डर H2+ का निकालने से पहले उसका वो बना लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो उसके पास जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में एक है और एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं है, क्योंकि ये दूसरा ऐसा खाली था, इसने अपना कोई इलेक्ट्रॉन दिया नहीं। सो इसका जवाब निकालेंगे तो ये भी आएगा 0.5। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, सो H2 आपके पास सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो इलेक्ट्रॉन है जस्ट बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग खाली है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये रहता है। उसके बाद H2+ है कि उसके बॉन्डिंग में जो है वो आपके पास दो हैं, बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी H2+ और H2- में ये देखेंगे कि किस तरह से आपके पास जो है वो स्टेबिलिटी चेक की जाए, क्योंकि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, 0.5 आ रहा है। 0.5 इसका भी है और 0.5 जो है वो इसके लिए भी आया था। सो अब आप जब इसके दरमियान कंपैरिजन करेंगे तो उस पर ये देखा जाएगा कि इसके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली था, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था उसके अंदर। सो ये ज़्यादा स्टेबल होगा जिसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली है, और इसके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था तो ये आपके पास खाली नहीं है इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा कम होगी। एंटी बॉन्डिंग के अंदर जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एली मॉलिक्यूल जो है वो अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव कर जाता है तो इसलिए आप के पास ये रीज़न आ सकता है, तो रीज़न नोट कर लें कि वाई the stability of H2+ and H2- are different, but the bond order of both the molecules are same, which is 0.5। कि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है, बट जो स्टेबिलिटी है उसमें डिफरेंट होता है। सो H2+ and H2- have same bond order, but H2- has one electron in the anti-bonding orbital, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल है। हीलियम मॉलिक्यूल के लिए देखें तो हीलियम के पास एक मॉलिक्यूल के लिए पास जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे के पास भी दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक एक करके जो है वो आपके पास शिफ्ट हो गए नीचे और ऊपर। इस तरीके से इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 0। और हीलियम जो है वो नंबर हीलियम पॉजिटिव को देखें तो उसके पास नंबर इलेक्ट्रॉन्स 3 हैं, तो दो नीचे चले गए, एक ऊपर चला गया, उसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0.5। इसीलिए जो है वो आपके पास एक और हीलियम नेगेटिव देखें तो इस ये पॉसिबल नहीं है, इसके अंदर p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, क्योंकि दो तो नीचे आ जाएंगे, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो नीचे आ जाएंगे, दो ऊपर चले जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, उसके लिए ऑर्बिटल हमने अभी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, तो फिलहाल ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, सो बॉन्ड ऑर्डर अगर देखा जाए तो हीलियम पॉजिटिव का ज़्यादा है, और हीलियम He2 का जो है वो स्टेबिलिटी जो है वो कम है। He2+ की स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उसके जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था, और इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो दो इलेक्ट्रॉन्स अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाएँ तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन है जस्ट, तो वो स्टेबल कहलाएगा। सो इस तरीके से हम जो है वो ऑर्बिटल्स देखते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ सेकंड पीरियड SP, जिसके अंदर P भी इन्वॉल्व होगा, ये हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।